Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है और जिसका टाइटल है रिप्रोडक्शन। बहुत ही आसान चैप्टर है लेकिन लिटिल बिट कंसेप्चुअल है। इस वजह से आप लोगों ने साथ साथ इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाना है कि रिप्रोडक्शन क्या है, कैसे इसके मैकेनिज़्म वर्क करते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन है क्या? बेसिकली ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिसमें वो अगली जनरेशन प्रोड्यूस करता है। इट इज़ मैकेनिज़्म दैट प्रोड्यूसेस नेक्स्ट जनरेशन और इस तरह मेंटेन स्पीशी मेंटेन रहती है। यानी आपको पता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हर ऑर्गेनिज्म की डेथ होती जाती है। अगर ये रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी ना हो तो एक दिन स्पीशी ख़त्म हो जाएगी। तो जितने ज़्यादा मेंबर दुनिया में आते चले जाएंगे तो उतनी ही स्पीशी मेंटेन रहेगी। अदरवाइज़ अगर डेथ की रेशो बढ़ जाए, रिप्रोडक्शन की रेशो कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली स्पीशी का जो सर्वाइवल है वो ख़तरे में पड़ जाता है। अच्छा, उसके बाद ये हमने बात फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस की थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कुछ ऐसी करैक्टरिस्टिक हैं कि अगर वो ना पाई जाएं तो उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं किया जाता। तो उनमें से एक करैक्टरिस्टिक रिप्रोडक्शन की भी है। तो इट इज़ अ करैक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके ज़रिए स्पीशी क्या करती है, अपने नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस करती है। उसके बाद लेकिन रिप्रोडक्शन होती कैसे, ये हर स्पीशी का एक डिफरेंट मैकेनिज़्म है और डिफरेंट तरीक़ों से होते हैं। और कुछ ऐसी स्पीशी हैं जिनमें ये थोड़ा सा मैकेनिज़्म कॉम्प्लेक्स भी है। वो डिटेल में जो चैप्टर आगे मूव करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी डिटेल आपके सामने आती चली जाएगी। उसके बाद ये बाकी फंक्शन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कैसे मुख्तलिफ है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑर्गेनिज्म है उसमें रेस्पिरेशन ना हो, क्योंकि रेस्पिरेशन भी एक फंक्शन है, तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल डाइजेशन का प्रोसेस ना हो, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। ह्यूमंस की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम सही तरह काम ना करे तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। लेकिन रिप्रोडक्शन एक ऐसा मैकेनिज़्म है, अगर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं भी करता तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाते हैं। और रिप्रोडक्शन एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो बज़ाते खुद ऑर्गेनिज्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा, लेकिन इसका फ़ायदा आप कह सकते हो उसकी स्पीशी को लाजमी हो रहा होता है। जितने ज़्यादा तादाद में इंडिविजुअल बढ़ते चले जाएंगे स्पीशी के, उतने ही ज़्यादा आप कह सकते हैं सर्वाइवल ऑफ स्पीशी भी बढ़ता चला रहे। यानी आप कह सकते हैं बज़ाते खुद ऑर्गेनिज्म के लिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये वो फंक्शन है जो हर ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीशी के लिए परफॉर्म करता है। तो इन रिस्पेक्ट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल फंक्शन ऑफ ऑर्गन। इस लिहाज से हम कह सकते हैं ये बाकी फंक्शन से डिफरेंट है, क्योंकि बाकी फंक्शन में से अगर कोई नहीं होता तो स्पीशी की डेथ, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। लेकिन रिप्रोडक्शन के केस में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करता तो ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होती, लेकिन सर्वाइवल ऑफ स्पीशी क्या हो जाता है, ख़तरे में पड़ जाते हैं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है फॉर वेल बींग ऑफ इंडिविजुअल कि एक ऑर्गेनिज्म ज़िंदा रहेगा, इसके लिए ज़रूरी नहीं है। नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशी एंड पॉपुलेशन, तो ये सर्वाइवल ऑफ स्पीशी के लिए भी ज़रूरी है और उसकी पॉपुलेशन के लिए भी ज़रूरी है। स्पीशी और पॉपुलेशन में डिफरेंट ये है, पॉपुलेशन एक छोटे से ग्रुप को कहा जाता है जो एक एरिया के अंदर है। स्पीशी पूरे ज़मीन के ऊपर उस स्पीशी के जितने भी मेंबर हैं उसकी स्पीशी में आते हैं। अच्छा, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? जब एक ही पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट अपनी अगली जनरेशन को, अगले इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करे तो इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और यूजुअली ये काम सिर्फ माइटोसिस के ज़रिए हो रहा होता है। अच्छा, माइटोसिस की क्या डेफिनेशन है? इसकी वजह से डिटेल तो आगे हम सेल साइकिल में पढ़ेंगे माइटोसिस को। यहाँ सिर्फ जस्ट डेफिनेशन और एक आधी इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया गया। तो माइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम एग्जैक्टली कॉपी होते हैं। जैसे ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो जब इस सेल ने माइटोसिस के ज़रिए से डिवाइड होना है तो 46 और फिर आप ये कह सकते हैं कि एक कॉपी एक सेल में आ जाती, एक कॉपी दूसरे से। इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। ये क्रोमोसोम आर एग्जैक्टली रेप्लिकेटेड। तो इस तरह हमारे पास जितनी तादाद पेरेंट सेल्स में थी, पेरेंट सेल में शुरू में
कितनी थी जब सेल डिवीजन स्टार्ट हुई थी? 46। तो उसके डॉटर सेल में भी उतनी ही तादाद क्रोमोसोम की हो तो ये हम कहते हैं कि ये माइटोसिस है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ सेल आर एग्जैक्टली रेप्लिकेटेड, सारे क्रोमोसोम की कॉपीज बनती हैं। तो जब हम बात करते हैं कि कॉपीज बनती है तो जैसे 46 ये वाले करैक्टर रखते हैं वही ये वाले करैक्टर, तो जब एक सेट एक के पास जाएगा दूसरा सेट दूसरे, तो दोनों सेल क्या होंगे? जेनेटिकली आइडेंटिक। तो जितने भी ऑफस्प्रिंग माइटोसिस के जरिए से प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल से क्या मुराद है? दोनों के जीन एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस। उसके बाद मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिशन, स्पोरुलेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन, पार्थेनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस, ये वो प्रोसेस हैं जिसको विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इनकी डिटेल वहीं है तो उनको वहीं एक्सप्लेन हम करेंगे। अभी सिर्फ इनके नाम आप लोगों ने जहन में रखने हैं। उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है? ये रैपिड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। ये रैपिड टाइप है क्यों? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक काम ऐसा है जिसको दो लोग स्टार्ट करते हैं, दो लोगों के बगैर वो काम हो ही नहीं सकता। तो अगर एक मौजूद है दूसरा नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो काम पेंडिंग में पड़ा रहे। लेकिन अगर एक काम एक ही शख्स स्टार्ट कर सकता है तो जो ही वो आएगा वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो बिल्कुल इसी तरह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, चूँकि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तब जब तक उनके गैमीट्स आपस में फ्यूज़ ना हो, एक दूसरे के करीब ना आए, उस वक्त तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं होती। यहाँ चूँकि एक ऑर्गेनिज्म है तो जब भी उसको ज़रूरत होती है वो अगली जनरेशन को प्रोड्यूस कर देता है। यानी आप ये समझ लें कि इसमें दूसरे ऑर्गेनिज्म का वेट नहीं करना पड़ता जिसके लिए टाइम रिक्वायर है। इस वजह से ये रिप्रोडक्शन थोड़ा तेज़ी से होती है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्रीज इन जेनेटिकली अलाइक इंडिविजुअल इज रैपिड। तो यहाँ जितने भी इंडिविजुअल बनेंगे वो सारे जेनेटिकली अलाइक होंगे और ये काम थोड़ा तेज़ी से हो रहा होता है, तेज़ी से अगली जनरेशन आ रही होती। अच्छा, ये लेस एडॉप्टिव है। एडॉप्टिव का मतलब क्या होता है? इसको हमने बहुत दफ़ा डिटेल में डिस्कस किया है। हर वो चीज़ जो अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से अपने आप को ढाल ले, जैसे इन्वायरमेंट है उसके लिहाज से अपने आप को चेंज कर ले, ये एडॉप्टेशन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? एडॉप्टेशन कहलाते हैं। लेकिन जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जैसे एक ऑर्गेनिज्म ए है जो पुराने इन्वायरमेंट के लिए बनाया गया है, इसके अंदर वो करैक्टर हैं जो पुराने इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल हैं। आपको पता है ज़मीन के ऊपर इन्वायरमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। जैसे आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, आज के इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हो सकता है नेक्स्ट 20-30 ईयर में इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा क्या हो? डिफरेंट हो। सपोज मैं कहता हूँ कि ये ए ऑर्गेनिज्म है, इसको ए इन्वायरमेंट के लिए बनाएगा, बाई चांस ए इन्वायरमेंट में चेंजेस आ गई, वो इन्वायरमेंट बी बन गया। तो जब तक इस ऑर्गेनिज्म को बी नहीं बनेगा ये, उस वक्त तक इन्वायरमेंट में इसका सर्वाइवल मुश्किल है। लेकिन जब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो उसकी कॉन्सेप्ट ही ये है, जैसा ए है उसके ऑफस्प्रिंग भी हमेशा ए वाले ही होंगे। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर चेंज लाने की सलाहियत नहीं है। तो जब चेंज लाने की सलाहियत ना हो तो इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे लेस एडॉप्टिव। और फिर मे भी पॉसिबल है कि ये इन्वायरमेंट इन ए के लिए इतना ख़तरनाक हो कि ए के जितने भी मेंबर हैं अगर वो इन्वायरमेंट के लिहाज से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो इन्वायरमेंट सबको क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा। तो मे भी पॉसिबल है कि एक इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से उस स्पीशीज के सारे मेंबर, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से चूँकि बने हैं, सारे एक जैसे हैं, तो सारे ख़त्म होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेजियोपोर्डाइज, तो मेजियोपोर्डाइज का मतलब क्या है? ख़त्म हो जाना, फिनिश हो जाना। तो बाद दफ़ा ये स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए ख़तरा साबित हो सकती है क्योंकि इसमें सेम ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन इन्वायरमेंट अगर बदल जाए तो फिर ये इन्वायरमेंट इनके लिए ख़तरनाक हो सकता है और पूरे स्पीशीज को ही ख़त्म कर सकता है अगर वो स्पीशीज सिर्फ एक इलाके तक महदूद है। अच्छा, उसके बाद इंसान इससे फ़ायदा उठाता है। अब
मैन ने इसकी फेवर की है अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए। जैसे प्लांट में हम टिश्यू कल्चर टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, एनिमल में क्लोनिंग इस्तेमाल करते हैं, इसकी भी आगे डिटेल है, वहीं इसको डिस्कस करेंगे क्या टिश्यू कल्चर टेक्निक काम कैसे करती है, क्लोनिंग कैसे काम करती है। और बीइंग एडॉप्टेड, ये इंसान इख्तियार करता है टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म विद वैल्यूएबल करैक्टर्स, वो ऑर्गेनिज्म जिनके बहुत अच्छे करैक्टर हैं, तो इंसान की कोशिश होती है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज़ बनाए ताकि उस करैक्टर से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं। लेकिन यहाँ भी मसला आता है, जैसे हमने क्लोनिंग के ज़रिए से काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म बनाए, क्लोनिंग इज़ बीइंग प्रैक्टिस सक्सेसफुल बट इट्स ड्रॉ, लेकिन इसके नुकसानात क्या हैं? रैपिड एजिंग। अच्छा, रैपिड एजिंग का मतलब, एजिंग कहते हैं बुढ़ापे को, और बुढ़ापे को हम साइंटिफिकली कैसे डिफ़ाइन करेंगे? एक तो बुढ़ापा है ना, हम कहते हैं उम्र के साथ साथ ये बुढ़ापा आ रहा है, लेकिन साइंस में हम एजिंग की डेफिनेशन ये नहीं करते। साइंस में बुढ़ापे की डेफिनेशन ये है कि अगर जिस्म में फंक्शन कम होना शुरू हो जाए, नेगेटिव होना शुरू हो जाए, तो इसको हम कहते हैं बुढ़ापा आ गया। फंक्शन का ख़त्म होना या कम होना वो 20 साल की उम्र में भी हो सकता है, तो हम कहेंगे 20 साल बाद बूढ़ा हो गया। हो सकता है वो 90 साल की उम्र में उसका कोई फंक्शन ख़राब ना हो, हम ये कहेंगे 90 साल की उम्र में वो जवान है। तो बेसिकली रैपिड एजिंग होता ये है कि जब हर साल इन्वायरमेंट में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आ रही है, ज़मीन के ऊपर जब से ये इन्वायरमेंट बना है उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली आ रही है, हर साल नहीं तो 2-3 साल बाद इन्वायरमेंट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन लाजमी आता है। क्लोनिंग का मतलब क्या है कि जैसे ऑर्गेनिज्म 2 साल पहले थे वैसे ही ऑर्गेनिज्म 2 साल बाद भी होंगे। तो इस वजह से जब भी कोई ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के लिहाज से एडजस्ट ना हो रहा हो तो ऑटोमेटिकली उसके फंक्शन ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, वो जल्दी मरना शुरू हो जाता है, उसको बीमारियाँ ले डूबती हैं। लो रेजिस्टेंस, यही बात है। और हर गुज़रते दिन के बाद जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में मज़ीद पावर आती जा रही है। अब देखें कि पहले इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा था, हर गुज़रते दिन के बाद इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होता जा रहा है, और जो डिजीज़ आ रही हैं वो ज़्यादा पावर के साथ आ रही हैं। तो यही 2 वजूहात हैं कि अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर ज़्यादा एबिलिटी नहीं है, पुराने इन्वायरमेंट से ज़्यादा एबिलिटी नहीं है, तो वो इन्वायरमेंट सर्वाइव ही नहीं कर सकता, वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो आप ये समझ लें कि हर ऑर्गेनिज्म जो क्लोनिंग के ज़रिए से प्रोड्यूस होता है वो चूँकि पहले जैसा होता है, और इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से वो इन्वायरमेंट को टॉलरेट नहीं कर सकता। चेंज ज़रूरी है, इन शॉर्ट टर्म आप कह सकते हैं कि हाँ, ये उन ऑर्गेनिज्म के लिए फ़ायदेमंद होते हैं जिनकी उम्र 3-4 महीने, 4-5 महीने या 1 साल तक हो, क्योंकि 1 साल में इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आती। लेकिन अगर आप इसको कॉन्स्टेंटली ये काम कर रहे हैं, आप तो 3-4 साल बाद जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो बिल्कुल ही ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो रैपिड एजिंग, लो रेजिस्टेंस, जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए भी पावरफुल ऑर्गेनिज्म चाहिए। तो ये ऑर्गेनिज्म चूँकि पहले जैसे इस वजह से इनके पास रेजिस्टेंट नहीं होती इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के ख़िलाफ़ और डिजीज़ के ख़िलाफ़। और यही वजह है इसको कमर्शियल वेंचर्स जो हमारे मकासद हैं मार्केट के हवाले से, उनमें हम अच्छी तरह कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आप कह सकते हैं इसकी वजह से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए। हाँ, अगर इंसान की बात करें, इंसान में भी क्लोनिंग पॉसिबल है, थ्योरी ये कहती है, लेकिन लोग इसको सोशली और आप कह सकते हैं मॉरली इसको एक्सेप्ट नहीं करते, अखलाकी तौर पे और माशरती तौर पे इसको गलत समझते हैं। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल एक फ़ीमेल, यूजली इन मोस्ट केसेस। ये मोस्ट केसेस मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि फंजाई में मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट यूजली नहीं होता। ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनमें मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट होता है। तो मेल हमेशा स्पर्म प्रोड्यूस करता है, फीमेल हमेशा एग प्रोड्यूस करता है। फर्टिलाइजेशन होके यूनियन ऑफ गैमेट्स को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो उसके बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट से पूरा इंडिविजुअल बनता है। तो आम तौर पे ये सिंपल सी कहानी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अच्छा, उसके बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें एक स्टेज ऐसी आती है जब उनके सेल मियोसिस के ज़रिए से डिवाइड होते हैं। अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि शायद गैमीट्स का बनना ये मियोसिस के ज़रिए से है, तो ज़्यादातर केसेस में ये बात ठीक भी है, लेकिन अभी हम डिस्कस भी करेंगे प्लांट के केस में ये थोड़ी सी बात गलत है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम एग्जैक्टली हाफ
इन डॉटर सेल्स जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, एक तो वो आधे रह जाते हैं और दूसरा जीन रिशफलिंग होती है कि जीन में एक्सचेंज होता है। बेसिकली जैसे मैंने एक फिगर ड्रा की है तो उसमें देखें कि जब तक सेल डिवाइड नहीं होता मियोसिस के ज़रिए से, हमेशा मेल जो उसके पेरेंट से आया, फीमेल क्रोमोसोम जो उसके पेरेंट से आया है, ये हमेशा अलग-अलग रहते हैं। लेकिन जो ही मियोसिस के ज़रिए से तकसीम होता है तो इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, कि दो मेल और फीमेल क्रोमोसोम दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और अपने जीन्स को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और जो ही जीन्स को ये एक्सचेंज करेंगे तो आप कह सकते हैं मेल के कुछ जीन इसके पास आ जाएंगे, फीमेल के कुछ जीन इसके पास। तो अब ये वाला जो जीन्स है ना ये मेल जैसा है, ना ये वाला जो क्रोमोसोम है इसके जीन्स ना मेल जैसे है ना फीमेल, ये वाला ना मेल जैसे है ना फीमेल। अब एक नया कॉम्बिनेशन आ गया और अब देखें यहाँ 2 क्रोमोसोम थे, जब सेल बना तो इसमें एक एक क्रोमोसोम रह गया। तो यहाँ 2 प्रॉपर्टीज़ आपने जहन में रखनी है, एक तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे होते हैं हमेशा पेरेंट सेल के लिहाज से, और यहाँ जेनेटिक रीशफलिंग होती है। अब इस जो नया कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हुआ है, हो सकता है ये इन्वायरमेंट को ज़्यादा अच्छे तरीके से टॉलरेट करने की सलाहियत रखता हो, मे भी पॉसिबल है वो ना रखता हो, पॉसिबिलिटीज़ है ना कि। लेकिन अभी एक स्पीशी ने, मैं कहता हूँ कि 10,000 नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस की हैं। अब 10,000 में से लाजमी नहीं है कि सारे के जेनेटिक कॉम्बिनेशन इन्वायरमेंट के लिहाज से अच्छे ना हो सकता है मैं कहता हूँ 2000 के ऐसे हैं जो पहले से ज़्यादा बुरे हो गए, इन्वायरमेंट उसको क्या कर देगा, मार देगा। जो बाकी 8,000 बचे हैं, मे भी पॉसिबल है कि उसके जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन बने वो पहले पेरेंट्स से ज़्यादा बेहतर हो, तो इन्वायरमेंट उनको सर्वाइव रखेगा और उनको मज़ीद मौका देगा इन्वायरमेंट के अंदर। तो हर वो यानी आप कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से इन्वायरमेंट के सामने वैरायटी रखी जाती। फिर उस जैसे मैं कहता हूँ कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, इसमें 5 किस्म के इंडिविजुअल हैं, 1 2 3 4 5 किस्म के इंडिविजुअल। मैं कहता हूँ 3 ऐसे बने, नई जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऐसे बने जो इन्वायरमेंट को पसंद थे, 2 ऐसे बने जो इन्वायरमेंट को पसंद नहीं थे। तो इन्वायरमेंट इन 3 को बाकी रखेगा, 2 को ख़त्म कर देगा। अब ये 3 हो सकते हैं ये पेरेंट्स से भी अच्छे हों, तो इस वजह से इन्वायरमेंट इनको ज़्यादा सपोर्ट करेगा, इनको ज़्यादा फेवर करेगा और 3 ज़्यादा अच्छे अंदाज में। तो हर गुज़रते दिन बाद जो स्पीशी की जनरेशन आ रही हैं वो इन्वायरमेंट के लिहाज से बेहतर आ रही हैं। उसके बाद सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसमें मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पीशीज़, तो इसमें स्पीशी की तादाद जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट रहती है। जैसे अगर सपोज मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनिज्म में किसी भी स्टेज पे मियोसिस ना होती तो ये सेल, सपोज मैं कहता हूँ ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में गैमीट फॉर्मेशन के वक्त मियोसिस होती है। तो सपोज ये पेरेंटल जनरेशन है, ये डॉटर जनरेशन है। अभी इस दोनों सेल्स से जब जाइगोट बनता तो 92 क्रोमोसोम बनते। अब फिर ये माइटोसिस से तकसीम होते और 92 आगे। तो हर गुज़रते दिन के बाद हर जनरेशन पहले से डबल क्रोमोसोम रखती। और आप खुद अंदाज़ा लगाएं, अगर इंसान की 10,000 जनरेशन आ चुकी हैं सपोज मैं कहता हूँ कि, तो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने ज़्यादा हो चुके होंगे, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने ज़्यादा हो चुके होंगे। लेकिन मियोसिस के केस में क्या होता है, मियोसिस के केस में क्या हो रहा होता है, बेसिकली जैसे 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो अगर हम बात करें 46 की, तो 46 वाला जो इंडिविजुअल है वो जब भी गैमीट्स बनाएंगे, ये पेरेंटल जनरेशन है वो 23 वाले, ये दोनों मिलके फिर 46 वाला इंडिविजुअल बनाएंगे। फिर इस जनरेशन से जो अगली जनरेशन गैमीट प्रोड्यूस करेगी वो 23 फिर उसके बाद आप कह सकते हैं 46 वाली जनरेशन दोबारा आ जाएगी। तो आप देखिए यहाँ भी 46 है, यहाँ भी 46 है, यहाँ भी। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम की तादाद क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और दूसरा तो फैक्टर मैंने बता ही दिया कि इसकी वजह से नए नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन आ रहे होते हैं। तो और जेनेटिक कॉम्बिनेशन का फ़ायदा क्या होता है, हो सकता है उस जेनेटिक कॉम्बिनेशन के अंदर ज़्यादा अडॉप्टेशन करने की सलाहियत हो इन्वायरमेंट के लिहाज से, और जितना ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिहाज से अडॉप्टेड होगा उतनी ही सर्वाइवल ऑफ स्पीशी बढ़ता चला है। प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर मियोसिस होती है जब
गैमीट्स बनते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, जब एग प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जैसे पढ़ा है, प्लांट्स के अंदर एक मैकेनिज्म है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें क्या होता है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाती है। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट का फंक्शन है स्पोर प्रोड्यूस करना और गैमेटोफाइट का फंक्शन है गैमीट्स प्रोड्यूस करना। तो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो स्पोर्स बनाती है वो हमेशा हैप्लॉइड स्पोर, खुद क्या है डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाती है। तो किस प्रोसेस के जरिए से बनी, मियोसिस के जरिए। यानी आप कह सकते हैं स्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, स्पोरोजेनेसिस प्लांट के अंदर जब स्पोर बन रहे होते हैं तब मियोसिस होती है। एनिमल में कब होती है, गैमेट फॉर्मेशन। जो प्लांट है उसमें गैमेट्स यूजुअली बनते हैं माइटोसिस के जरिए। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनिमल्स में ज़्यादातर जो हायर एनिमल्स में उसमें गैमेट फॉर्मेशन के वक्त मियोसिस होती है और प्लांट में स्पोर फॉर्मेशन के वक्त होती है। प्लांट में जो गैमेट्स बनते हैं वो हमेशा माइटोसिस से बनते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने अच्छी तरह इसको जहन में रखना है। तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हमने दो बड़ी किस्म के रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ये काम डिफरेंट अंदाज में हो रहा होता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ही इस डिटेल को कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोडक्शन करता है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.